गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आप हमारी वीडियो मिस ना कर पाएं। So welcome back with a new video guys. My name is Archit. So today we're going to talk about our constitution and its silent features. तो गाइस ये वीडियो का पार्ट 1 है, हम इसके बाद पार्ट 2 भी लेके आएंगे। तो लेट्स गेट स्ट्रेट विद द वीडियो गाइस हम बात करने वाले कॉन्स्टिट्यूशन की कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन आप कैसे बनाओगे अगर ये आपके पेपर्स में आता है तो ठीक है। तो गाइस कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है, बॉडी को अगर हम डिफाइन करें तो एक फिजिकल बुक है जिसमें क्या लिखा हुआ है, रूल्स लिखे हुए हैं, लॉ लिखे हुए हैं। किसके लिए लिखे हुए हैं? पब्लिक के लिए, गवर्नमेंट के लिए। और ये रूल्स और लॉ क्या किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ये स्टेट को या कंट्री को रन करने में हेल्प करते हैं। हम ये बोल सकते हैं अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बोलें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट ऑफ रूल्स है जिसमें क्या है कि ये डील करता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से। किसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से? कंट्री के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से ये डील करता है, ठीक है। इट इज़ सुप्रीम। इससे ऊपर अगर हम ये बोलें कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक से ऊपर कुछ नहीं है तो ये बोलना गलत नहीं होगा। इट इज़ सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। तो गाइस क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की पावर हमारे 3 फेजेस में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट फेज़ है वो है लेजिस्लेटिव, सेकंड फेज़ है एग्जीक्यूटिव, थर्ड फेज़ है जुडिशरी। तो गाइस अब आप ये चार्ट देखिए, आपको इसमें हर एक चीज़ डिटेल में बताता हूँ मैं, मतलब डिटेल में हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको एक शॉर्ट बता देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में होता क्या क्या है। तो हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फेजेस की। जो फर्स्ट फेज़ मैंने बताया था वो था लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव क्या होता है गाइस? उसके अंडर में पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा आता है, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकंड फेज़ है वो है एग्जीक्यूटिव। तो गाइस एग्जीक्यूटिव में हमारे जो परमानेंट और टेम्पररी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो आते हैं एग्जीक्यूटिव में। फिर आता है जुडिशल। तो गाइस जुडिशल को हम किससे रेफर करते हैं? जुडिशल होता है जजेस, कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब हमारे जुडिशल में आते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस हर एक पावर के लिमिटेशंस होती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिमिटेशंस हैं, जैसे हम लिमिटेशंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की कितनी लिमिटेशंस हैं, उसमें गवर्नमेंट के पास कितनी पावर हैं, पब्लिक के पास कितनी लिमिटेशंस हैं, कितनी पावर हैं, ये सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। फिर अगर हम पब्लिक की बात कर रहे हैं तो पब्लिक के फिर राइट्स और ड्यूटीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक्सप्लेन करता है। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं जो फेजेस मैंने आपको बताए थे, तो हम उन फेजेस को अब थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करेंगे आपको कि वो फेजेस होते क्या हैं। तो द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव और द जुडिशरी। तो गाइस अब हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैंने आपको बताया था फेजेस, तो हम उन फेजेस के बारे में अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इस चार्ट में देख के। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लेजिस्लेचर मेक्स लॉ। तो गाइस लेजिस्लेटिव का बेसिकली काम क्या होता है? वो लॉ मेक करता है। और गाइस वो लॉ कैसे बनाता है? गाइस पार्लियामेंट में क्या होता है ना कि लोकसभा और राज्यसभा ये बिल पास करते हैं और वो बिल बाद में जाके एज अ लॉ बन जाता है, ठीक है। तो गाइज लेजिस्लेचर का बेसिकली काम क्या होता है कि वो लॉ बनाता है। और आपके सिलेबस में इस टाइम पे सिर्फ लेजिस्लेटिव का इतना बताया गया है कि वो लॉ मेक करता है, लॉ बनाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जुडिशरी की। गाइज जुडिशरी आखिर होता क्या है? तो गाइज जुडिशरी में अगर मैं बात करूँ तो जुडिशरी का बेसिकली काम क्या होता है? वो आपको फोर्स करता है कि आप लॉ को मानो। जैसे अगर आप लॉ को नहीं मानते हो तो वो क्या करेगा? आपके ऊपर चार्ज कर देगा, कोई फाइन चार्ज कर देगा अगर आप किसी लॉ को ओबे नहीं करोगे। या फिर क्या करेगा? वो आपको एक शॉर्ट पीरियड के लिए, अगर कोई अगर छोटा सा कोई आपने लॉ ब्रेक किया है तो वो आपको एक शॉर्ट पीरियड का पनिशमेंट दे देगा। अगर कोई ऐसा लॉ आपने ब्रेक किया है जिसका शॉर्ट पनिशमेंट नहीं अवेलेबल है तो वो आपको उस कैटेगरी में उसके अकॉर्डिंग पनिश करेगा। फिर गाइस अगर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव जैसे मैंने आपको बताया कि परमानेंट और टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव जो होते हैं हमारे, परमानेंट में हम बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और अगर टेम्परेरी में हम बात करें तो जैसे हमारे MLAs MPs हो गए, ये सारे जितने भी हमारे बेसिकली हम बोले तो नेता लोग जितने हो गए, ये होते हैं हमारे टेम्परेरी, ठीक है गाइस। तो इनका काम क्या होता है ना, ये एनफोर्स करते हैं, मतलब ये हमें एनफोर्स करते हैं कि हम लोग क्या करें, हम
जो लॉ है उसको हम मानें, उसको हम ओबे करें। ठीक है गाइज, तो हम इसको एक कैटेगरी में ले सकते हैं। जैसे लेजिस्लेटिव क्या करता है, लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है कि लॉ को एनफोर्स करता है, वो लागू करवाता है हम लोगों को कि हाँ आपको ये मानना पड़ेगा, आपको इस लॉ को ओबे करना पड़ेगा। अगर हम लॉ ओबे नहीं करते हैं तो फिर काम आता है जुडिशरी का। हम इसको एज अ इस क्यू में पढ़ सकते हैं हम इसको। ठीक है गाइज, तो गाइज हम बात करने वाले हैं एडॉप्शन, एनेक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइज जो हमारी जो सिटिंग्स थी ना, जो हमारी फर्स्ट सिटिंग थी असेंबली की, जो फर्स्ट सिटिंग थी वो कब हुई थी? दिसंबर 9 1946 में स्टार्ट हो गई थी। मतलब फर्स्ट सिटिंग दिसंबर 9 1946 से स्टार्ट हो चुकी थी। गाइस सिटिंग में क्या हुआ था कि उनको लगा कि उनको एक पर्सन चाहिए जो असेंबली को रन कर सके। तो उस टाइम पे उन्होंने डॉक्टर एस सिन्हा जो थे, उनको, वो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे हाउस के, तो उनको इलेक्ट कर दिया एज अ टेम्प्ररी प्रेसिडेंट। ठीक है गाइस, तो उसके बाद क्या हुआ कि दिसंबर 11 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया था असेंबली का। तो गाइज नाउ विल गोइंग टू टॉक अबाउट द ड्राफ्टिंग कमिटी, दैट व्हाट इज ड्राफ्टिंग कमिटी एंड व्हाई इट इज एग्जिस्ट। तो गाइज बेसिकली क्या हुआ था, सो एज वी नो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैज़ बिगिन्स, दे स्टार्टेड देयर सिटिंग्स सिंस दिसंबर 1946। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ था गाइज कि जब उनकी सेटिंग्स हुई थी तो उस सेटिंग्स में उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने कुछ कमेटीज़ ली, उन्होंने कुछ बेसिक कमेटीज़ ली, जिस कमेटीज़ में क्या था, उन्होंने वेरियस इश्यूज़, उन कमेटीज़ में उन्होंने वेरियस इश्यूज़ क्या किए, पिक किए। उनके उसमें उन्हें क्या करना था, उनको बहुत डीप तरीके से उनको एग्जामिन करना था, उनको बताना था। तो जो ऐसी कमेटीज़ थी ना, वो 8 मेजर कमेटीज़ थी। ठीक है गाइज, वो 8 मेजर कमेटीज़ थी। तो हम उस 8 मेजर कमेटीज़ में से एक कमेटी की बात करेंगे जिसका नाम क्या है, द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो गाइज ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एज यू नो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? तो गाइज मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक, तो हम भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं? तो गाइज क्योंकि वही एक पर्सन थे जो रिस्पॉन्सिबल थे ड्राफ्टिंग और प्लॉटिंग के। किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के ड्राफ्टिंग और प्लॉटिंग के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग और प्लॉटिंग के लिए, जो इंडिया में आज प्रेजेंट है, जो इंडिया का आज प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग और प्लॉटिंग के लिए। गाइज नाउ विल गोइंग टू टॉक अबाउट डेट ऑफ एनेक्टमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो गाइज आवर फर्स्ट पॉइंट इज कि जो हमारा एडॉप्शन, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, हम एडॉप्शन की बात कर रहे हैं इस समय, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब एडॉप्ट किया गया था। तो गाइज उसकी जो डेट थी वो थी नवंबर 26 1949। इस दिन पे क्या हुआ था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था। गाइज अवर नेक्स्ट पॉइंट इज, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर हम ये बताएंगे कि उनको एडॉप्ट करने में कॉन्स्टिट्यूशन को कितना समय लगा था। तो गाइज वो था 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 17 डेज, ऑलमोस्ट हम 3 ईयर्स बोल सकते हैं। ठीक है। सो गाइज नाउ विल गोइंग टू टॉक अबाउट डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एनफोर्समेंट। गाइज ध्यान दीजिएगा, एनफोर्समेंट की मैं बात कर रहा हूँ। एनफोर्समेंट अलग होता है और अडॉप्शन अलग होता है। एनफोर्समेंट हमारा कब हुआ था? फर्स्ट टाइम जनवरी 26 1950 में एनफोर्स किया गया था। सो गाइज आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, जनवरी 26 1950 के बाद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको बदल के क्या नाम रख दिया गया? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया उसका नाम कर दिया गया था। फिर गाइज एज यू नो जनवरी 26 को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? अपना रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं। सो गाइज नाउ विल गोइंग टू टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ जनवरी 26 इन इंडियन स्ट्रगल फॉर स्वराज। सो गाइज आवर फर्स्ट पॉइंट, तो गाइज 26 ऑफ जनवरी ही क्यों चुना गया एक इम्पॉर्टेंट डे के तौर पे, लाइक रिपब्लिक डे हम उसी दिन पे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो गाइज यहाँ पे हमें थोड़ा सी पीछे जाना पड़ेगा, दिसंबर 29 1929 पे। तो गाइज कांग्रेस सेशन कहाँ पे हुआ था? लाहौर पे हुआ था ये। और इस दिन कांग्रेस सेशन में क्या डिसाइड, एक रेजोल्यूशन लिया गया था कि हम लोग
26 क्या करेंगे एज अ पूर्ण स्वराज, हम वो अपना गोल डिसाइड करेंगे और हम लोग 26 को ही अपना इंडिपेंडेंस डे मानेंगे। फिर क्या हुआ गाइज कि जैसे 26 को उन्होंने अपना एज अ इंडिपेंडेंस डे मानना शुरू कर दिया, कंसिडर कर दिया, ठीक है। और गाइज हम बात करें कि इसको इन्होंने फर्स्ट टाइम कब मनाया, तो ये जनवरी 26 1930 को इन्होंने फर्स्ट टाइम कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे फर्स्ट टाइम मनाया था इंडिपेंडेंस डे। जो हमारी इंडिया की हिस्ट्री में हमारा जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे है वो था जनवरी 26 1930, जो इन्होंने फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया था। गाइज ये चीज़ें कब तक चली, ये चीज़ें टिल 1947 तक चली। क्यों 1947? क्योंकि उस दिन हम आज़ाद हो गए थे। तो गाइज उस दिन क्या हुआ था कि जो डेट थी ना वो चेंज हो गई थी, और चेंज होके कब हुई थी, अगस्त 15 वो डेट चेंज हो गई थी। और गाइज क्योंकि ये अगस्त 15 को इंडिपेंडेंस डे इन्होंने घोषित कर दिया था, तो हमारे पास फिर 26 जनवरी बचता है। तो इन्होंने 26 जनवरी को फिर क्या किया, इन्होंने एज अ रिपब्लिक डे को कंसिडर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन था और इसको ये लोग ऐसे लाइक ये भूल नहीं सकते थे इस डे को, तो इसलिए कोई इस डे को भूले ना, इसलिए इन्होंने जनवरी 26 को क्या किया, एज अ रिपब्लिक डे कंसिडर कर दिया। गाइज अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स। तो गाइज हम साइलेंट फीचर्स पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, कि कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स होते क्या क्या हैं। सो गाइज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है क्या। तो गाइज इसमें जो एडल्ट वर्ड है ये हमें बताता है कि राइट टू वोट, ठीक है। एडल्ट जो शब्द है ये हमें बताता है राइट टू वोट, और जो हमारा फ्रेंचाइज वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, फ्री। तो गाइज वी आर फ्री टू वोट, ठीक है गाइज, ये हमें बताता है कि हम फ्री हैं वोट करने के लिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो एक टर्म है बेसिकली, इस पे क्या बताते हैं कि अगर आपको वोट करना है, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि आप क्या होने चाहिए, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, तभी आप वोट कर पाएंगे। सेकंड, आप 18+ होने चाहिए, तभी आप वोट कर पाएंगे, नहीं तो आप वोट नहीं करेंगे। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सिंगल सिटीजनशिप। तो गाइस सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के पीपल्स को सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप किसको दी जाती है, जो इंडिया में बॉर्न होता है या जिसके पास इंडियन ग्रीन कार्ड होता है, उसको सिंगल सिटीजनशिप दी जाती है। तो इस सिटीजनशिप में हमें क्या मिलता है, फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी पता चलती है हम लोगों को। और क्या होता है कि जो हम राइट टू वोट है हमारा। गाइज अगर हमने ग्रीन कार्ड की बात करी दी है तो गाइज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कंट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, सिटीजनशिप जो देती हैं, तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी होती हैं जो ड्यूअल सिटीजनशिप देती हैं, जैसे कि आपका बांग्लादेश हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ब्राज़ील हो गया। ये सारी कंट्रीज़ क्या करती हैं, डबल सिटीजनशिप प्रोवाइड करती हैं। गाइज नाउ विल गोइंग टू टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, कि हमारी फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ क्या होती हैं। तो गाइज हमारा जो फर्स्ट है पॉइंट है वो है राइट टू इक्वालिटी। तो गाइज राइट टू इक्वालिटी हमें क्या बताता है, गाइज ये हमें बताता है कि जो लॉ होता है वो हर एक पर्सन के लिए सेम होता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो। लॉ ना जेंडर देखता है, ना पुअरनेस और रिचनेस देखता है। लॉ हर एक पर्सन के लिए वेरी करता है और सेम होता है। तो यही राइट टू इक्वालिटी हमें बताता है। फिर गाइज हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की। तो गाइज हमारे पास राइट टू फ्रीडम में क्या आता है, गाइज इस पे क्या होता है ना कि हमारे पास इसमें थोड़ी बहुत फ्रीडम्स होती हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ फ्रीडम्स के नाम बताता हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हम कुछ भी बोल सकते हैं और कहीं पे भी बोल सकते हैं, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो हम पब्लिक के लिए कुछ भी अब्यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास फ्रीडम होते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ असेंबली, कि हम कहीं पे भी बहुत लाइक हम इकट्ठा हो सकते हैं, बट हम जहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं हमारे पास वहाँ पे आर्मामेंट्स नहीं होने चाहिए हमारे पास, वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, राइट टू फ्रीडम में हमारे पास फ्रीडम है काम करने की, बट हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सो गाइस अवर नेक्स्ट पॉइंट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो हमारे पास क्या है, राइट है एक्सप्लॉयटेशन का। तो गाइज मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देता हूँ इसमें। जो हमारे आर्टिकल 23 और 24 हैं, ये हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को आइडेंटिफाई करते हैं या उसके बारे में हमें बताते हैं। तो आर्टिकल 24 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स ऑफ फोर्स्ड लेबर्स।
तो हम किसी भी बीइंग को हम फोर्स नहीं कर सकते हैं काम करवाने के लिए। और वहीं पे सेकंड क्या है, जो हमारा 24th आर्टिकल है वो क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। तो क्या है कि हम छोटे बच्चों से, मतलब एक एज लिमिट होती है 14 ईयर्स या हम 18 ईयर्स तक बोल सकते हैं कि हम किसी बच्चे से काम नहीं करवा सकते हैं, वो क्या है, वो इलीगल है। फिर हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। तो गाइस फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या है कि हमको एज अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीली पावर देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं या अपना सकते हैं। फिर है हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो गाइज हमारे पास फ्रीली राइट है कि हम किसी भी कल्चर को सीख सकते हैं या हम पढ़ सकते हैं। हमें हमें अगर हमें पढ़ना है तो हम पढ़ सकते हैं, लाइक हमें कोई रोक नहीं सकता है पढ़ने से। ये हमारा क्या है, एक राइट है हमारे पास। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। गाइज ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो गाइज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होता है वो हमारा आर्टिकल 32 में आता है। वैसे आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल 32 में क्या होता है कि अगर आपका कोई राइट का एवोल्यूशन हो रहा है या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आप कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, आप केस फाइल कर सकते हैं। तो गाइज वी हैव डन विद द फर्स्ट पार्ट। तो गाइज हम केमिस्ट्री की वीडियो साथ साथ में अपलोड कर रहे हैं, तो गाइज प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियोज़, ठीक है गाइज। इट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन पर्पज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।